अंतरण एक लाइन आ गई। अब इसको इलेबरेट करना पड़ेगा कि कीमत क्या है, विक्रय क्या है, स्वामित्व क्या है, ठीक है। और ट्रांसफर 3 तरीके से होता है, आपको बताया गया था, ठीक है, कि ट्रांसफर करने का विधिक अंतरण ये भी होगा, और ट्रांसफर आपका वसीयती अंतरण इसके माध्यम से भी हो जाएगा, और ट्रांसफर हस्तांतरण इसके माध्यम से भी होगा। तो यहां जो लिखा है विक्रय स्वामित्व के बदले, ठीक है, विक्रय कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण, यहां क्या मतलब है ये देखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो विक्रय कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण, यहां तो उसका मतलब जो है वो एकदम अलग है। यहां हस्तांतरण अभिप्रेत है, क्योंकि शुरुआत जब टीपीए की गई तभी आपको बताया गया कि टीपीए इसमें जिस अंतरण की बात होती है वो अंतरण क्या है, आपका हस्तांतरण, इसकी बात होती है। सेक्शन 5 कहता कि ठीक है, ये संपत्ति का अंतरण अधिनियम, ठीक है, किसको अंतरण के रूप में मानता है, तो अंतरण को डिफाइन करते हैं ना सेक्शन 5 में, और सेक्शन 5 में अंतरण को डिफाइन करना है वो हस्तांतरण के रूप में डिफाइन करना है। इसका मतलब ये हो गया कि विक्रय अगर स्वामित्व का अंतरण है और अंतरण यहां पर लिखा है तो उससे अभिप्रेत हस्तांतरण है। एक जीवित व्यक्ति दूसरे जीवित व्यक्ति को अगर संपत्ति ट्रांसफर कर रहा है कीमत के बदले, ठीक है, कीमत के बदले अंतरण ये होना चाहिए। अगर अंतरण कीमत के बदले नहीं तो फिर वो कुछ भी हो, विक्रय नहीं हो सकता, ठीक है। कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण, यही उसका जिस्ट है कि विक्रय आखिर है क्या, कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण। और आपसे जब एग्जाम में पूछते हैं तो एग्जाम में सवाल ही ऐसे बनाते हैं कि उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिला की मेहर की, ठीक है, जो असंगत मेहर था मुस्लिम महिला का, उसके बदले में, ठीक है, अचल संपत्ति का ट्रांसफर ये कर दिया गया उसके पक्ष में, मुस्लिम महिला के पक्ष में। क्या ये विक्रय नहीं है? क्योंकि मुस्लिम महिला का मेहर उसका हक है। ये नहीं माना जा सकता कि कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण हुआ है, ये तो उसका हक यह हासिल हुआ, ठीक है। आपने ये विक्रय नहीं किया और कुछ भी किया हो, ठीक है। मेहर तो उसका हक था भाई, मेहर मुअज्जल हो सकता था, मेहर मुवज्जल हो सकता था, स्थगित मेहर हो सकता था, तुरंत मेहर हो सकता था, लेकिन मेहर कैसा भी हो उसकी अदायगी ये तो करनी ही है, ठीक है। दैट इज द लीगल ऑब्लिगेशन। और जब विधिक बाध्यता है तो फिर उसका उन्मोचन, कोई विधिक बाध्यता पर है उसका उन्मोचन अगर आप कर रहे हो तो आप कीमत अदा कर रहे हो, ये कैसे कहा जाए भाई, ये तो कहा ही नहीं जा सकता। अगर आपके ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन है और आप उस लीगल ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज कर रहे हो तो आप कोई कीमत दे रहे हो, ये कैसे माना जाए? और जब ये माना ही नहीं जा सकता तो अगर मुस्लिम महिला के असंगत मेहर के बदले आपने उसे प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर दिया तो इस ट्रांसफर को हम विक्रय कैसे मानते हैं? तो माना नहीं जा सकता। क्यों? विक्रय जो परिभाषित है, जो डिफाइन है, वो क्या है? कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण। कीमत जो दी जा चुकी है, कीमत जिसके देने का वचन दिया गया है, कीमत जो अंशतः दी जा चुकी है और अंशतः जिसके देने का वचन दिया गया है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज एसेंशियल है कि कीमत होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप मुस्लिम महिला को उसके असंगत मेहर के बदले, ठीक है, संपत्ति का अंतरण ये कर रहे हो तो यू आर डिस्चार्जिंग योर लीगल ऑब्लिगेशन। आप सिर्फ अपनी विधिक बाध्यता इसका उन्मोचन कर रहे हैं, आप किसी कीमत की अदायगी ये बिल्कुल नहीं कर रहे। और इसलिए इस सारे संव्यवहार को आप विक्रय का नाम दे नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल हमें ध्यान रखना चाहिए कि विक्रय, सेल, जब इसकी बात करेंगे तो कहता विक्रय कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है, स्वामित्व का अंतरण, ठीक है। इसका मतलब ये निकला
कि अंतरक ने उसके जितने अधिकार ये अंतरित संपत्ति में थे, ठीक है, उनमें से कुछ भी अपने पक्ष में नहीं बचाया। सारे के सारे उसने ट्रांसफर कर दिए। किसको? ट्रांसफेरी को या अधिरति को। क्योंकि स्वामित्व तो हम लोगों ने जूरिस्प्रूडेंस उसमें भी पढ़ा है कि ओनरशिप, उनका स्वामित्व क्या है? अधिकारों का समुच्चय है। इट इज अ बंडल ऑफ राइट्स। ये किसी एक राइट का नाम नहीं है, ठीक है। बंधक में, ठीक है, आपका कहता है कि क्या है? एक विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में किसी एक हित का अंतरण है। मैं एक हित की बात करता है। पट्टे में कब्जे और उपभोग का अंतरण है। लेकिन जब स्वामित्व की बात आती है, ठीक है, या जब विक्रय की बात आती है, तो विक्रय में स्वामित्व का चूंकि अंतरण हो रहा, तो स्वामित्व बंडल ऑफ राइट्स है, वो किसी एक अधिकार का नाम नहीं। तो कहता है कि विक्रय में कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण ये हो रहा है। और स्वामित्व इसे जब डिफाइन करेंगे तो जूरिस्प्रूडेंशियल अप्रोच उससे डिफाइन करेंगे, क्योंकि विक्रय को जूरिस्प्रूडेंस में बंडल ऑफ राइट्स ये माना है। ये माना है कि सभी अधिकारों का समुच्चय। ये जब आप किसी को किसी संपत्ति में ये ट्रांसफर कर देते हो, तो आपने उस संपत्ति का ट्रांसफर या उस संपत्ति के स्वामित्व का ट्रांसफर उसके पक्ष में कर दिया, ये माना जाएगा। तो जब विक्रय कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ट्रांसफेरर ने अपने पक्ष में कोई भी चीज ये बचाई नहीं है, कोई हित, कोई हक ये बचाया नहीं। अब इसे समझना जरूरी क्यों है कि विक्रय क्या है? क्योंकि अगर आप एज ए जज, एज ए वकील कोर्ट के समक्ष प्रोसीड कर रहे हो, या आप कोर्ट में पीठासीन अधिकारी, पक्षकार एक विलेख आपके सामने रख रहा है, पक्षकार एक डीड आपके सामने रख रहा है। अब उस डीड पे लिखा है बंधकनामा, या उस डीड पर लिखा है पट्टा विलेख, और पक्षकार कहते हैं ये विक्रय विलेख। पक्षकार कहते हैं मीनिंग देयर भाई, एक पक्षकार ये कह रहा है कि विक्रय विलेख है, और दूसरा पक्षकार उसे कुछ और ये बता रहा है। और उस विलेख पर जो लिखा है नाम के तौर पर, उसमें जो उल्लिखित है वो कुछ और है, और उसमें जो भाषा वर्णित है उसको जब अर्थान्वयित करें या उसका जब अर्थ निकालें, तो अर्थ कुछ और निकलता है। यानी उस विलेख के निबंधन अगर हम पढ़ें तो पता ये लगता है कि अंतरक ने अपने पास एक भी चीज, एक भी हक, एक भी अधिकार ये बचाया नहीं है। लेकिन उसका नाम, ठीक है, डॉक्यूमेंट पर जानबूझकर नाम के तौर पर या गलती से नाम के तौर पर जो उल्लिखित है वो विक्रय विलेख उल्लिखित ही नहीं है। अब नाम की गलती का फायदा उठाकर एक पक्षकार, ठीक है, उसे विक्रय विलेख मानने से इनकार कर रहा है, तो दूसरे पक्षकार को नुकसान नहीं, तो वो नहीं होना है। तो दूसरा पक्षकार न्यायालय के समक्ष अब अर्थान्वयन होना है कि ये जो विलेख सामने रखा है ये शुद्ध तौर पर नाम के मुताबिक पढ़ा जाए, क्योंकि नाम तो उसका विक्रय विलेख ये रखा हुआ है, या उसके जो निबंधन है उनके मुताबिक उसकी सही प्रकृति, उसका ट्रू नेचर, इसे जानने का प्रयास क्या किया जाना चाहिए। तो इसके लिए फिर प्रिंसिपल आपको जानना जरूरी है कि विक्रय ये क्या है? स्वामित्व का अंतरण है किसके? कीमत के बदले। और अगर विलेख के निबंधन पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि इसमें कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण हो गया, स्वामित्व का अंतरण हो गया, यानी कि हर अधिकार, कोई भी हित जो अंतरक को उस संपत्ति में प्राप्त था, सारे के सारे अंतिरथी के पास जा चुके हैं विक्रय विलेख के निबंधनों के अनुसार। तो फिर उस विलेख का नाम कुछ भी हो, नाम कुछ भी हो,
सही अर्थों में वो ठीक है विक्रय विलेख ही है, उसका नाम कुछ भी रख दिया गया हो। तो प्रिंसिपल जानना इसलिए जरूरी, क्योंकि कानून है क्या? कानून विवादों के समाधान इसके लिए बनाया गया है। कानून को नंबर लाने या पढ़ने के लिए थोड़े बनाया है। कानून तो समाज में होने वाले विवादों के समाधान के लिए बनाया गया है। अब एक पक्षकार कहता है कि जिस संव्यवहार का वह पक्षकार है वह संव्यवहार विक्रय का था, और दूसरा पक्षकार कहता है कि ना, जिस संव्यवहार का वह पक्षकार था वह विक्रय का संव्यवहार था ही नहीं, वह संव्यवहार तो बंधक का संव्यवहार था, क्योंकि बंधक में भी सशर्त विक्रय द्वारा बंधक ये होगा ही होगा। वो कहता है ये सशर्त विक्रय द्वारा बंधक था। अब अगर इसे सशर्त विक्रय द्वारा बंधक ये मान लिया जाए तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रश्नगत संपत्ति जिसके संबंध में ये विवाद चल रहा है उसमें से केवल एक हित इसका ट्रांसफर ये हुआ था। और अगर विक्रय मान लिया जाए तो स्थिति क्या बनेगी कि अंतरक के जितने भी अधिकार हैं वो सारे के सारे अंतिरथी को जा चुके हैं, ये माना जाएगा। तो बंधक माने जाने की दशा में क्या होगा? अंतिरथी वो नुकसान की स्थिति में, क्योंकि तब अंतिरथी के पास सिर्फ एक हित ये पहुंचा है प्रश्नगत संपत्ति में। और विक्रय माने जाने की दशा में अंतरक ये नुकसान की स्थिति में, क्योंकि तब सारे के सारे अधिकार और हित अंतिरथी के पास पहुंच गए। तो अंतरक ये चाहेगा कि इस संव्यवहार को क्या माने? बंधक। और अंतिरथी ये चाहेगा कि इस संव्यवहार को क्या माने? विक्रय। और न्यायालय के समक्ष विवाद है, न्यायालय को समाधान देना है। विलेख उस पर जो नाम लिखा है वो विक्रय विलेख, ये सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, कुछ भी लिखा, क्योंकि नाम में गलती, ये जानबूझकर नाम गलत, ये तो डाला ही जा सकता है। था सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, ठीक है, लेकिन जानबूझकर गलती की गई या अनजाने में गलती हो गई। विलेख का नाम ये विक्रय विलेख ये लिख गया, या विक्रय था जानबूझकर ये गलती से सशर्त विक्रय द्वारा बंधक ये लिख दिया गया। तो नाम गलत हो जाने से डॉक्यूमेंट का जो ट्रू नेचर है वो तो नहीं बदल जाएगा। दूध को चाय कहो तो दूध चाय तो नहीं बन जाएगा। चाय को दूध कहना शुरू कर दो तो चाय दूध के गुणों से युक्त हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं। जो है वो वही रहेगा। तो अगर ये विक्रय विलेख, ठीक है, जिसको विक्रय विलेख कहा गया है नाम के माध्यम से, ये सशर्त विक्रय द्वारा बंधक है, तो ये सशर्त विक्रय द्वारा बंधक ही है। और अगर ये विक्रय है तो फिर ये विक्रय ही है। अच्छा, विक्रय था, ये सशर्त विक्रय द्वारा बंधक था, ये संपत्ति के अंतरण के समय पक्षकारों का जो आशय था उससे तय होगा। ठीक है, तो देखा ये जाना चाहिए कि क्या पक्षकारों का आशय संपत्ति के अंतरण के समय कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण ये रहा है। और इस आशय का पता लगाने के लिए स्वयं डॉक्यूमेंट के जो निबंधन है उन्हें भी पढ़ा जाएगा, और साथ में अगर डॉक्यूमेंट के निबंधनों से पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही होगी तो ओरल एविडेंस या कोई अन्य दस्तावेजी साक्ष्य ये उपलब्ध होगा उस सारे संव्यवहार के विषय पर, तो वो भी लिया जाएगा। और ये तय करने की कोशिश होगी कि इस संव्यवहार में अपेक्षित क्या था। क्या कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण ये अपेक्षित था, या कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण नहीं बल्कि किसी एक हित का अंतरण ये अपेक्षित था। अगर सारा निष्कर्ष इस बात पर निकल रहा है कि नहीं, इस सारे संव्यवहार में कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण यही अपेक्षित था, तो स्थिति क्या निकल रही है कि ये विक्रय विलेख, जिसको नाम विक्रय विलेख का दिया गया है, ये वाकई विक्रय विलेख है। अन्यथा की स्थिति में
ठीक है, कुछ और साक्ष्य से दर्शित हो रहा है, तो इस विलय की जो प्रकृति है वो विक्रय की नहीं बल्कि किसी और तरीके की है। तो हमें सिद्धांत तो जानना ही पड़ेगा। अगर हमें यही नहीं मालूम है कि आखिर विक्रय होता क्या है, विक्रय यानी क्या, आपने तो हमें विक्रय कर दिया, तो विक्रय कर दिया तो आपने क्या किया? अच्छा, फिर कहता है कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण यह अपेक्षित है। कहता है विक्रय ऐसी कीमत के बदले में स्वामित्व का अंतरण है जो दी जा चुकी है, जिसके देने का वचन दिया गया है, जिसका कोई भाग दे दिया गया है और किसी भाग को देने का वचन दिया गया है। विक्रय कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण। कीमत, अच्छा कीमत इसमें क्या दिया जाए? क्या कोई भी मूल्यवान वस्तु ये कीमत के तौर पर दी जा सकती है? ठीक है, और क्या हर मूल्यवान वस्तु का स्वामित्व सेक्शन 54 इसके मुताबिक अंतरित होगा? अर्थात क्या सेक्शन 54 हर प्रकार की वस्तु इसके विक्रय को लागू होता है, या कोई विशेष संपत्ति ये यहां विक्रय किया जाना यह आचरित है, यह भी देखना पड़ेगा। तो कहता विक्रय कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है, तो सबसे पहले कीमत, इसे देखना पड़ेगा कि कीमत के रूप में क्या दिया जा सकता है। तो यह निर्धारित है कि सेक्शन 54 में जिस कीमत का जिक्र हुआ है वो कीमत मुद्रा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकती। यानी धन के रूप में जब कीमत अदा की जाएगी तभी विक्रय ये माना जा सकता है। अगर धन से अन्यथा किसी चीज को कीमत के तौर पर दिया गया है तो फिर वो संव्यवहार विक्रय की परिभाषा से बाहर चला जाएगा। हो सकता विनिमय बन जाए, हो सकता कुछ और बन जाए, लेकिन विक्रय की परिभाषा से बाहर जाएगा। ठीक है, विक्रय में क्या करना पड़ेगा कि कीमत की अदायगी ये धन के रूप में ही की जानी है, या कीमत के रूप में अन्य कुछ स्वीकार नहीं किया जाएगा। अन्य कुछ स्वीकार हुआ है तो फिर संव्यवहार विक्रय नहीं है, कुछ और हो सकता है। क्या होगा? वो कीमत के रूप में जो चीज दी गई है उसके मुताबिक निर्धारित होगा। लेकिन कीमत अगर धन के रूप में है तो संव्यवहार विक्रय होगा। फिर कहता विक्रय कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है, तो किस संपत्ति का स्वामित्व सेक्शन 54 में वर्णित है। तो सेक्शन 54 ये जो आपका स्थावर संपत्ति उसी को लागू हो रहा है। यानी सेक्शन 54 के अंतर्गत जंगम संपत्ति का स्वामित्व अगर कीमत के बदले अंतरित किया गया है तो वो सेक्शन 54 से शासित नहीं होगा। जंगम संपत्तियों का अंतरण ये माल विक्रय अधिनियम उससे शासित होगा। अगर जंगम संपत्ति इसका स्वामित्व कीमत के बदले अंतरित किया गया है तो माल विक्रय अधिनियम उससे शासित होगा सारा मामला। कम से कम सेक्शन 54 उस व्यवहार को लागू नहीं होगा। यहां स्थावर संपत्ति अभिप्रेत है, यहां जो कुछ आश्रित है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, और स्थावर संपत्ति इसकी परिभाषा वही लेंगे जो डेफिनेशन क्लास में लिखी है। क्योंकि कानून कोई भी पढ़े आप, उसका डेफिनेशन क्लास से आप अलग नहीं जा सकते। अगर डेफिनेशन क्लास में विधायिका ने किसी भी शब्द की जिसका उपयोग उसने अधिनियम में किया है उसको परिभाषित कर दिया है तो आपको उस शब्द की वही परिभाषा लेनी होगी जो विधायिका ने डिफाइन की है, जो विधायिका ने दी है। और अचल संपत्ति इसकी परिभाषा आप लोग देख चुके हैं। भूमि, भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ और भूबद्ध वस्तुएं। ठीक है, भूमि, भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ और भूबद्ध वस्तुएं, किंतु खड़ा काष्ठ, उगती फसलें और घास इसमें नहीं आती। ठीक है, इस धन की परिभाषा। फिर भूबद्ध वस्तुएं ये कौन सी होंगी, इसको भी डिफाइन किया था डेफिनेशन क्लास में। भूबद्ध वस्तुओं में उन्होंने कहा था कि भूमि में निविष्ट जैसे पेड़ और झाड़ियां, भूमि में निविष्ट जैसे भित्तियां और निर्माण, भूमि में मूलित जैसे पेड़ और झाड़ियां। ठीक है, भूमि में निविष्ट वस्तुओं से स्थायी तौर पर इसलिए बद्ध
कि भू में निवेश वस्तुओं का स्थायी और लाभप्रद उपभोग ये किया जा सके। इस ढंग से भूबद्ध वस्तुओं की परिभाषा आपने ली। तो भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ और भूबद्ध वस्तुएं, ये भूमि की परिभाषा में आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ ये भी अचल संपत्ति कहलाएंगे और इनका भी विक्रय हो सकेगा। जैसे किसी तालाब से मछली ले जाने का अधिकार है तो अमूर्त। ठीक है, भूमि से उत्पन्न होने वाला लाभ है, लेकिन टेंजिबल थोड़ा ही है। टेंजिबल मीनिंग देयर बाय जिसे आप अपनी ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर सको, जिसे आप अपनी ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर लेते हो उसे आप क्या बोलते हो? मूर्त। ठीक है, और जिसे आप अपनी ज्ञानेंद्रियों से अनुभव नहीं कर पाते हो उसे आप क्या बोलते हो? अमूर्त। तो भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ, इन्हें ज्ञानेंद्रियों से अनुभव थोड़े किया जा सकता है। न तो आप आंख से देख सकते हो उसे, न कान से सुन सकते हो, और आपकी ज्ञानेंद्रियां शरीर में यही है। ज्ञानेंद्रियां आंख है, नाक है, ठीक है, त्वचा है, ये सारी चीजें ज्ञानेंद्रियां, इनसे आप भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभों को अनुभव थोड़ी कर पाओगे। लेकिन भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ भूमि की श्रेणी में है, और जब वो भूमि की श्रेणी में है तो उनका, ठीक है, ट्रांसफर अचल संपत्ति के रूप में ये किया जा सकेगा। तो अगर उनका भी ट्रांसफर कीमत के बदले किया गया तो वो विक्रय अचल संपत्ति का ही माना जाएगा, स्थावर संपत्ति का ही माना जाएगा, और वह संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 इससे ही शासित होगा। तो अगर एक लाइन में बोले कि संपत्ति अंतरण अधिनियम में कौन सी संपत्ति अंतरण के लिए आशयित है, तो वह स्थावर संपत्ति है या अचल संपत्ति है। और अचल संपत्ति, इसे कौन सी संपत्ति अचल संपत्ति बोली जाए, इसके लिए डेफिनेशन क्लास वो देखें। भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ और भूबद्ध वस्तुएं, किंतु खड़ाकाष्ठ, उगती फसलें और घास इसमें नहीं आती। भूबद्ध वस्तुएं वही निकालेंगे। कीमत के रूप में क्या दिया जा सकता है? कीमत के रूप में धन, मुद्रा, यही दी जा सकती है। इसके अलावा कीमत के तौर पर कुछ भी ग्राह्य नहीं होगा। कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण ये है। और अंतरण, इसकी बात वही करेंगे जो सेक्शन 5 में अंतरण को डिफाइन किया है। एक जीवित व्यक्ति के द्वारा दूसरे जीवित व्यक्ति को हस्तांतरण, ठीक है, इसी अंतरण के अर्थ को यहां पर ग्रहण किया जाएगा। अन्यथा संपत्तियों का अंतरण, ये तो कानून की प्रक्रिया, इससे भी होता है। संपत्ति का अंतरण वसीयत के माध्यम से, इससे भी होता है। लेकिन वो ट्रांसफर यहां पर अभिप्रेत ये थोड़ी है, वो ट्रांसफर यहां आशयित हो ऐसा मतलब थोड़ा ही है। यहां अंतरण चूंकि सेक्शन 5 में डिफाइन है, ठीक है, और सेक्शन 5 क्या कहता है? एक जीवित व्यक्ति द्वारा दूसरे जीवित व्यक्ति को हस्तांतरण। इसके मतलब अगर किसी स्थावर संपत्ति का कीमत के बदले हस्तांतरण एक जीवित व्यक्ति के द्वारा दूसरे जीवित व्यक्ति को किया गया है, तो यह माना जाएगा कि सेक्शन 54 टीपीए ये लागू हो रहा है और उसके मुताबिक ट्रांसफर किया गया, उसके मुताबिक ट्रांसफर किया गया, अर्थात उसके मुताबिक विक्रय ये किया गया, ये माना जाएगा। तो ये प्रिंसिपल आपके ध्यान में होना चाहिए। ये प्रिंसिपल अगर आपके ध्यान में है तो आप ऐसे समस्त विवादों का न्याय निर्णय कर सकते हैं जिनमें संपत्ति के स्वामित्व को लेकर ये कोई विवाद खड़ा किया गया हो और ये कहा गया हो कि विक्रय के माध्यम से स्वामित्व अमुक व्यक्ति को अंतरित हो चुका है और अमुक व्यक्ति उस संव्यवहार को मान्यता देने से इनकार कर। ऐसे सारे विवादों का आप न्याय निर्णय तब कर सकते हैं जब विक्रय क्या है ये आप जानते हैं। तो विक्रय क्या है, इसके लिए पूरा सेक्शन 54 है, वो कहता है विक्रय कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है। अब सवाल ये पैदा होता है कि विक्रय कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है,
ठीक है, लेकिन कीमत पार्टली दी गई है, पूरी कीमत नहीं दी गई। जिस समय विक्रय का संपूर्ण होना कहा जाता है पक्षकारों के द्वारा, उस समय पर पूरी कीमत की अदायगी ये कर दी गई हो, ऐसी स्थिति नहीं है। पूरी कीमत ये नहीं दी गई, अंशतः कीमत दी गई और अंशतः भविष्य में देने का वचन ये दिया गया है। तो स्वामित्व का अंतरण ये माना जाए या न माना जाए। अक्सर करके आप कचहरियों में जाएंगे, वहां यही विवाद है। वहां कहते हैं कि कीमत जो तय हुई थी, जिसे कंसीडरेशन विक्रय की संविदा में कहा जाएगा, जिसे प्रतिफल कहा जाएगा, ठीक है, वो कीमत दी नहीं गई। एक पक्ष शिकायत करता है कि कीमत दी नहीं गई, और कीमत दी नहीं गई इसलिए स्वामित्व अंतरित हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो सेक्शन 54 का है वो क्या कहता है? कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण। कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण ये है, और कीमत उसे देने का वचन जरूर दिया गया, लेकिन फिजिकली कीमत दी गई हो ये स्थिति नहीं है। फिजिकली कीमत दी नहीं, और जब फिजिकली कीमत नहीं दी तो क्या स्वामित्व का अंतरण हुआ है? यहां पर आपसे एग्जामों में सवाल भी बनते हैं, ठीक है। तो सेकंड पैरा में सेक्शन 54 ये कह रहा है कि कीमत जो दी गई है ये जिसके देने का वचन दिया गया है, यानी अगर वचन भी दे दिया गया है तो स्वामित्व तो ट्रांसफर हो चुका है। यानी अगर आप हमें एक संपत्ति विक्रय ये करते हैं और हम उसकी कीमत की अदायगी का वचन ये दे देते हैं कि भविष्य में हम इस संपत्ति की कीमत ये दे देंगे, तो स्वामित्व तो हम में आ गया है। अब आप संपत्ति के स्वामी ये नहीं रहे, संपत्ति के संबंध में स्वामित्व ये तो हम में आ गया, क्योंकि पक्षकारों का आशय स्वामित्व का अंतरण है। पक्षकारों ने प्रस्ताव, प्रतिग्रहण, प्रतिफल, इस सब के माध्यम से स्वामित्व का अंतरण ये कर दिया है। आपके द्वारा प्रश्नगत संपत्ति का स्वामित्व ये हमें अंतरित कर दिया गया है और कीमत के बदले किया गया। ये सही है कि कीमत हमने अभी नहीं दी है, भविष्य में देने का वचन मुझे दिया है। अब आपके पास जो कुछ बचा है वो संपत्ति नहीं है। अब आपके पास जो कुछ बचा है वो हमसे संपत्ति की कीमत वसूल लेने का हक ये बचा है। तो आप संपत्ति में अब किसी अधिकार की मांग नहीं कर सकते। आप भविष्य में ये नहीं कह सकते कि अमुक संपत्ति ये हमें दिला दी जाए। आप भविष्य में जो कुछ कहने का हक रखते हैं वो सिर्फ इतना कि इनसे प्रत्यक्ष संपत्ति की कीमत जो कि इन्होंने देने का वचन हमें दिया था वो दिलाई जाए। आपके पास अब जो कुछ है वो कीमत को वसूल लेने का अधिकार है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि सेकंड पैरा में विक्रय की परिभाषा में ये शामिल है कि कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण। कीमत जो दी जा चुकी है, दी गई तब तो विवाद का सवाल ही नहीं, कीमत दे दी गई है। कीमत जो दी जा चुकी है या जिसके देने का वचन दिया गया है, अगर वचन भी दिया गया है तो भी विक्रय कंप्लीट है। फिजिकली कीमत नहीं दी गई है या अंशतः कीमत दी गई है और अंशतः कीमत आगे दे देने का वचन ये भी दिया गया है, तो भी विक्रय कंप्लीट है। विक्रय कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण। अच्छा, ये कोई बताने लायक बात ही नहीं कि संपत्ति अंतरण हमेशा संविदाओं के माध्यम से होगा। ये तो सेक्शन 4 आप देख ही रहे हैं। सेक्शन 4 में उन्होंने कहा कि भारतीय संविदा अधिनियम, ठीक है, टीपीए का पार्ट या टीपीए संविदा अधिनियम का पार्ट कुछ ऐसा ही था, ये समझा जाएगा। मोटे तौर पर हम लोग मान सकते हैं कि संविदा अधिनियम और टीपीए ये एक दूसरे के भाग हैं, मोटे तौर पर ऐसा स्वीकार कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि संपत्तियों का अंतरण ये
संपत्तियों का अंतरण यानी संपत्तियों का ऐसा अंतरण जो टीपीए द्वारा आशयित है, अर्थात संपत्तियों का हस्तांतरण यह संविदा के माध्यम से ही हो सकता है। क्योंकि विधिक अंतरण अगर हो रहा है संपत्तियों का विधिक अंतरण ये भी होता है। एक व्यक्ति मर गया, उसकी संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों में उत्तराधिकार की विधि द्वारा उसके मरते ही नियत कर दी गई, लेकिन इसमें उस व्यक्ति ने जो संपत्ति को पा रहा है उत्तराधिकारी के तौर पर, या मरे हुए व्यक्ति, इसने कोई रोल ये थोड़ी प्ले किया है, ये तो मर गया। और उत्तराधिकार संबंधी विधि ने सीधे सीधे इसकी संपत्ति को यानी मृतक की संपत्ति को इसके उत्तराधिकारियों में बिना कुछ उत्तराधिकारियों के किए ये नियत कर दिया। तो इससे संपत्ति का हस्तांतरण ये तो नहीं कहा जा सकता। या फिर वसीयत, जो इंडियन सक्सेशन एक्ट के प्रोविजंस उसमें की जाती है, उसमें भी जो वसीयत करता है उसने वसीयत की है, वसीयतदार ने संपूर्ण व्यवहार में ये क्या रोल प्ले किया? कोई नहीं। तो ऐसी दशाएं जब संपत्ति विधि की क्रिया से यानी उत्तराधिकार संबंधी विधि अस्तित्व में आकर क्रियाशील होकर जब संपत्ति का अंतरण करे या वसीयत के द्वारा जब संपत्ति का अंतरण हो, तो इसे हस्तांतरण इसकी संज्ञा ये थोड़ी दी जा सकती है, क्योंकि हस्तांतरण इसमें दोनों पक्षों का रोल प्ले किया जाना यह अपेक्षित है। और दोनों पक्षों का रोल ये तो तभी होगा जब संपत्ति संविदा के माध्यम से ये अंतरित की जाए। और इसी प्रकार का अंतरण सेक्शन 5 वहां आशयित है। वहां कहता है कि संपत्ति के अंतरण से अभिप्रेत एक जीवित व्यक्ति के द्वारा दूसरे जीवित व्यक्ति को संपत्ति का हस्तांतरण, तो एक जीवित व्यक्ति दूसरे जीवित व्यक्ति को संपत्ति का हस्तांतरण करेगा तो संविदा के माध्यम से। और यही बात सेक्शन 4 में है कि सेक्शन 4 में जो कुछ लिखा है उसके मुताबिक मोटे तौर पर भारतीय संविदा अधिनियम और संपत्ति अंतरण अधिनियम ये एक दूसरे के पूरक इस रूप में हमारे सामने आते हैं। तो कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है। तो अंतरण करने के लिए सेक्शन 54 में क्या करना पड़ेगा? हस्तांतरण। और हस्तांतरण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? संविदा करने के लिए क्या करना चाहिए? सक्षम पक्ष का, ठीक है, विधिपूर्ण उद्देश्य, विधिपूर्ण प्रतिफल, ये चीजें होनी चाहिए। यानी अगर कोई विक्रय, ठीक है, कोई विक्रय ये किया गया है और वह संविदा अधिनियम, कोई विक्रय किया गया, इसका अर्थ क्या निकलेगा? इसका अर्थ निकलेगा कोई विक्रय करने के लिए कोई संविदा की गई है। इसका अर्थ तो ऐसे निकलेगा कोई विक्रय किया गया, इसका मतलब विक्रय करने के लिए यानी स्थावर संपत्ति का हस्तांतरण करने के लिए संविदा की गई, तभी तो विक्रय किया गया है। तो उस संविदा को जो विक्रय करने के लिए की गई है उसे भी भारतीय संविदा अधिनियम इसके प्रोविजंस के मुताबिक ठीक होना चाहिए, अन्यथा संविदा हुई है यही नहीं कहा जा सकता। और जब संविदा हुई नहीं तो विक्रय ये कैसे हो गया? भाई तब विक्रय हुआ है यही नहीं बोला जा सकता, और जब यही नहीं बोला जा सकता तो स्वामित्व का अंतरण हुआ या स्वामित्व का हस्तांतरण हुआ ये तो कहा ही नहीं जा सकता। तो विक्रय कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है, और यहां अंतरण को हस्तांतरण के रूप में पढ़ेंगे, और हस्तांतरण के रूप में पढ़ेंगे तो यह संविदा के माध्यम से ही संभव होगा। और जो संविदा के माध्यम से संभव होगा तो वह संविदा जिसके माध्यम से हस्तांतरण करना अपेक्षित होगा उसे भारतीय संविदा अधिनियम की भावना के अनुरूप यह होना होगा, और जो भावना के अनुरूप होना होगा तो उस संविदा की वैधता को हम संविदा अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक चेक करेंगे, देखेंगे। तो विक्रय क्या है? विक्रय कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण। कीमत जो दी जा चुकी है, कीमत जिसके देने का वचन दिया गया है, कीमत जो अंशता दी जा चुकी है, कीमत जिसके अंशता देने का वचन दिया गया है। अगर कीमत इसके देने का वचन भी दिया गया है तो भी स्वामित्व का अंतरण यह हो चुका
और अंतरक अप्रश्नगत संपत्ति में किसी प्रकार का कोई हक, किसी प्रकार का कोई हित ये नहीं रखता है और समस्त संपत्ति का स्वामित्व तो अंतरति में निहित हो गया। अब अंतरक के पास जो कुछ है वो केवल और केवल कीमत को वसूल लेने का हक, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा। और ये स्थावर संपत्ति के अंतरण को ही लागू होता है सेक्शन 54। ये जंगम संपत्तियों के अंतरण को लागू नहीं होता। जंगम संपत्ति के अंतरण को माल विक्रय अधिनियम ये लागू होता है। और स्थावर संपत्ति की परिभाषा ये भारतीय जो संपत्ति अंतरण अधिनियम है, इसका जो डेफिनेशन क्लास है उसमें जो स्थावर संपत्ति की परिभाषा दी गई है वही ली जाएगी। और स्थावर संपत्ति की परिभाषा में भूमि, भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ और भूबद्ध वस्तुएं तीनों शामिल की गई। ठीक है, इसलिए विक्रय कीमत के बदले स्वामित्व का अंतर। अब कीमत के मुताबिक कुछ क्लासिफिकेशन हुआ है, कीमत के मुताबिक कुछ क्लासिफिकेशन हुआ है और कुछ क्लासिफिकेशन संपत्ति के मूर्त और अमूर्त होने के आधार पर हुआ है। क्योंकि स्थावर संपत्ति हमेशा मूर्त हो जरूरी नहीं। मूर्त की डेफिनेशन अभी हम लोगों ने बात की थी कि मूर्त संपत्ति कहते किसको है। मूर्त संपत्ति इसके लिए कहा गया था कि वो संपत्ति मूर्त संपत्ति कहलाती है जो टेंजिबल हो, जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किए जा सकने योग्य हो, और जो अमूर्त संपत्ति है वो ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किए जाने योग्य नहीं होती। हम लोगों ने देखा था कि भूमि, भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ ये अमूर्त संपत्ति की परिभाषा में थे, किंतु स्थावर संपत्ति ये भी माने जाते हैं। स्थावर संपत्ति हमेशा मूर्त होगी ऐसा कोई नियम ये तो है नहीं, क्योंकि स्थावर संपत्ति के अंतर्गत भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ ये भी आ रहे हैं। तो अगर वो स्थावर संपत्ति के अंतर्गत है तो विक्रय तो उनका भी हो जाएगा। तो इसलिए स्थावर संपत्ति, इसका विक्रय, इसकी करने की प्रक्रिया के संबंध में जो बातें कही गई हैं वो दो ढंग से विभाजित की गई हैं या दो आधारों पर विभाजित की गई हैं। ऐसी स्थिति सेक्शन 54 में, सेक्शन 54 जो हम लोग आगे देखेंगे, नीचे के पैराज में आएंगे तो हम लोग देखेंगे कीमत के आधार पर एक डिवीजन है। 100 रुपए से ऊपर के मूल्य की संपत्ति और 100 रुपए से नीचे के मूल्य की संपत्ति। 100 रुपया या उससे ऊपर के मूल्य की संपत्ति और 100 रुपया और वो 100 रुपए से नीचे के मूल्य की संपत्ति, इनको अंतरित करने की जो प्रक्रिया है ये अलग अलग है। और मूर्त स्थावर संपत्ति और अमूर्त स्थावर संपत्ति, इसको अंतरित करने की प्रक्रिया भी अलग अलग है। क्या कह रहा है? कहता है 100 रुपए से कम मूल्य की मूर्त स्थावर संपत्ति की दशा में ऐसा अंतरण या तो रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा या संपत्ति के परिदान द्वारा किया जा सकेगा। 100 रुपए से कम मूल्य की स्थावर संपत्ति, यानी 100 रुपए से कम मूल्य की मूर्त स्थावर संपत्ति, मूर्त स्थावर संपत्ति यानी संपत्ति स्थावर है और ऐसे जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किए जा सकते योग्य, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किए, क्योंकि मूर्त है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा आप उसका अनुभव ये कर सकते हैं, दिखाई दे रहे हैं, छूने पर पता लग रही है, मूर्त स्थावर संपत्ति है। और मूल्य कितना है? 100 रुपए से कम। तो उसका ट्रांसफर करने के लिए आपकी मर्जी है, आपको दोनों विकल्प ये दे दिए गए। आप चाहे रजिस्ट्रीकृत, ठीक है, संविदा इसके माध्यम से कर लीजिए। जब रजिस्ट्रीकृत कराएंगे तो लिखित संविदा होगी, क्योंकि मौखिक संविदाओं का रजिस्ट्रेशन ये होता नहीं। ठीक है, अगर रजिस्ट्रीकृत संविदा कह दिया गया तो लिखित ऑटोमेटिकली मौखिक संविदाओं के रजिस्ट्रेशन से संबंधित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, उसी में कोई प्रोविजन नहीं है। तो मूर्त, और यह भी खूब पूछा जाता है एग्जाम में, खूब पूछा जाता है, 100 रुपए से कम मूल्य की
यानी 100 रुपया और उससे ज्यादा, उस स्थिति को ये पैरा लागू नहीं है। 100 रुपए से कम मूल्य की मूर्त स्थावर संपत्ति अगर ये ट्रांसफर करनी है तो विकल्प दोनों है आपके पास। आप रजिस्ट्रीकृत संविदा, रजिस्ट्रीकृत है तो लिखित है ये, रजिस्ट्रीकृत और लिखित संविदा इसके माध्यम से कर दें, या संपत्ति के परिधान इसके माध्यम से कर दें। अब संपत्ति का परिधान ये कैसे हो, ये भी एक समस्या है, क्योंकि स्थावर संपत्ति उठाकर तुम्हें दे दी जाए ऐसा तो होगा नहीं। भाई परिधान कहता है कि 100 रुपए से कम मूल्य की मूर्त स्थावर संपत्ति की दशा में ऐसा अंतरण या तो रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा या संपत्ति के परिधान द्वारा किया जा सकेगा। अब परिधान का सवाल जहां तक है, तो स्थावर संपत्ति किसी को उठाकर ये तो नहीं दी जा सकती, तो परिधान कैसे होगा? तो परिधान हमेशा सिंबॉलिक होगा, ठीक है, संकेत इससे परिधान हुआ मान लिया जाएगा। संकेत ये कैसे दिए जाए, इसे देने के लिए आप सामान्य मानवीय व्यवहार इसे देखें। आप कहते हो अमुक संपत्ति मेरी है, तो बिना किसी रोक टोक के आप उस संपत्ति पर चलने फिरने इसका हक रखते हो। अगर अमुक संपत्ति कोई मकान है तो उसकी चाबियां आपको दे दी जाती हैं, मान लिया जाता है संपत्ति का परिधान हो गया। तो विभिन्न प्रकार की जो स्थावर संपत्तियां हैं, ठीक है, उनकी प्रकृति के मुताबिक परिधान के ढंग ये निर्धारित किए जा सकते हैं। जैसे प्रसंगत संपत्ति 100 रुपए से कम मूल्य की मूर्त स्थावर संपत्ति है और मकान है, और उसके संबंध में आपने तय ये किया है कि रजिस्ट्री लिखत के द्वारा नहीं बल्कि संपत्ति के परिधान के द्वारा हम इस संपत्ति का जो अंतरण है वो अमुक व्यक्ति के पक्ष में करेंगे। तो चूंकि 100 रुपए से कम मूल्य की मूर्त स्थावर संपत्ति है तो हिसाब कर सकते हो, इसमें कोई समस्या भी नहीं। और आपने वो करने के लिए संपत्ति का परिधान इसका विकल्प चुना है, तो संपत्ति का परिधान आप कैसे करोगे? उसे ताला चाबी दे दिया, संपत्ति का परिधान हो गया। क्योंकि स्थावर संपत्ति का परिधान इस ढंग से उठाकर किया जाए ये संभव ही नहीं है, और जो संभव नहीं वो तो अपेक्षित नहीं किया जाएगा। और देखिए परिधान और कब्जा दिया जाना संपत्ति का ये एक बातें नहीं है। संपत्ति का परिधान जरूरी है विक्रय के लिए, लेकिन संपत्ति का कब्जा दिया जाना जरूरी नहीं है। मकान मालिक ने किराएदार को संपत्ति का विक्रय कर दिया तो कब्जे में तो ऑलरेडी है किराएदार। अगर कब्जा और परिधान एक ही बात हो जाएगी तो मकान मालिक किराएदार को संपत्ति का विक्रय कर ही नहीं पाएगा। परिधान का मतलब ऐसे लिया जाता है कानून में कि एक व्यक्ति अपने ही समान जब अंतरति की स्थिति संपत्ति के संबंध में कर दे तो उसने संपत्ति का परिधान ये कर दिया है, ठीक है। और अपने जैसी स्थिति उसने संपत्ति के संबंध में अंतरति की कर दी है, इस बात को अभिव्यक्त करने के लिए जो कुछ किया जाता है उस काम को ही संपत्ति का परिधान करना ये कहा जाता है। जैसे हमारा मकान है, उसकी ताला चाबी हमारे पास है, उस मकान के संबंध में हमने आपकी स्थिति अपने जैसी कर दी है, इसका मतलब अब ताला चाबी आपके पास रहेगा। ताला चाबी हमने सिंबॉलिकली आपको दी और इस परमानेंट आशय के साथ दी कि आज के बाद इस ताला चाबी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। आपको किराएदार के तौर पर दी तब बात अलग है, तब हमारा आशय देने का अलग है, तब हमारा आशय ये कि कुछ समय बाद हम ले लेंगे। लेकिन जब परिधान के आशय से हमने दी तो स्थायी तौर पर आपको दे दी। तो कब्जा ये विक्रय की संविदा का आवश्यक तत्व तो नहीं है, नहीं है मीनिंग देयर बाय कब्जे का दिया जाना ये विक्रय की संविदा का आवश्यक तत्व तो नहीं है, लेकिन संपत्ति का परिधान ये आवश्यक तत्व है। 100 रुपए से कम मूल्य की मूर्त स्थावर संपत्ति इसको ट्रांसफर आप करना चाहते हैं,
विक्रय के रूप में, तो आप रजिस्ट्रीकृत विलेख, ठीक है, इसके माध्यम से कर सकते हैं। और या फिर आप संपत्ति के परिदान के माध्यम से भी इस संपत्ति का अंतरण ये कर सकते हैं। और 100 रुपया, जो 100 रुपए से कम मूल्य की है ये, तो 100 रुपए से कम मूल्य की जो कीमत है ये चाहे आप दे दें और चाहे देने का वचन दे दें, और चाहे अंशतः दे दें और अंशतः देने का वचन दे दें। अब 100 रुपया आपको बड़ा कम लगेगा, लेकिन 1882 में ये इनेक्ट हुआ है, इस तथ्य को ध्यान में रखेंगे। और 1882 में 100 रुपए से कम मूल्य की मूर्त स्थावर संपत्ति, वो भी बहुत ज्यादा पैसे की, बहुत ज्यादा कीमत की थी। आज तो लाखों रुपए की कीमत की वो संपत्ति बनेगी। अब दूसरी, एक तो हो गई 100 रुपए से कम मूल्य की, अब 100 रुपया या उससे ज्यादा मूल्य की मूर्त स्थावर संपत्तियां और अमूर्त स्थावर संपत्तियां दोनों बची हुई हैं। क्योंकि अमूर्त स्थावर संपत्ति भी जो है, इस भूमि से उत्पन्न होने वाले जो लाभ हैं वह अमूर्त स्थावर संपत्ति है। तो दो प्रकार की स्थावर संपत्तियां अभी बच गई। एक वे स्थावर संपत्तियां जो मूर्त भी हैं और उनका मूल्य 100 रुपया या उससे अधिक है, और दूसरा प्रकार की वे संपत्तियां बच गई जो स्थावर संपत्तियां हैं किंतु अमूर्त हैं। उनके संबंध में अंतरण की प्रक्रिया ये कैसे पूर्ण की जाएगी, इसके संबंध में आगे कह रहा है मूर्त स्थावर संपत्ति का परिदान तब हो जाता है जब विक्रेता क्रेता का या क्रेता द्वारा नहीं, विक्रय कैसे किया जाता है, इसमें लिखा है कि ऐसा अंतरण 100 रुपए और उससे अधिक के मूल्य की मूर्त स्थावर संपत्ति की दशा में या किसी उत्तर भोग या अन्य अमूर्त वस्तु की दशा में केवल रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा किया जा सकेगा। यानी उत्तर भोग ये क्या चीज होती है, अमूर्त उत्तर भोग, दो बातें आ गई ना। अमूर्त उत्तर भोग ये भी स्थावर संपत्ति है, और भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ ये भी अमूर्त स्थावर संपत्ति है। तो ऐसी संपत्ति जो 100 रुपए से कम मूल्य की है और मूर्त स्थावर संपत्ति, इस डेफिनेशन में उसकी बात तो पूरी हो गई है कि आप रजिस्ट्रीकृत लिखत के द्वारा या कब्जे के परिधान के द्वारा, इन दोनों विकल्पों में से जो विकल्प आप उपयोग करना चाहें वो करें। लेकिन जहां तक सवाल 100 रुपए से अधिक मूल्य की मूर्त स्थावर संपत्ति का है या फिर अमूर्त उत्तर भोग या, ठीक है, अमूर्त स्थावर संपत्ति का है, अन्य अमूर्त स्थावर संपत्ति का है, तब रजिस्ट्रीकृत विलेख के माध्यम से संपत्ति का विक्रय यही एकमात्र विकल्प है। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है आपके पास जो आप उस स्थावर संपत्ति का जो अन्य अमूर्त उत्तर भोग इस रूप में है या अन्य अमूर्त स्थावर संपत्ति के रूप में है या 100 रुपए से या उससे अधिक मूल्य की मूर्त स्थावर संपत्ति के रूप में है, उसको अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हो तो विकल्प एक ही है, रजिस्ट्रीकृत विलेख। तो अमूर्त उत्तर भोग, क्योंकि विशेष दो प्रकार की संपत्तियां, उन्हें समझने में आपको कोई दिक्कत है ही नहीं। अमूर्त उत्तर भोग, इसे समझने में समस्या ये हो सकती है। तो आप पीछे से पढ़ के आए, जब आजाद के पक्ष में संपत्ति का ट्रांसफर कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, एक प्रियर इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे थे। सबसे पहले क्या करते थे, एक संपत्ति का अंतरण जीवित व्यक्ति के पक्ष में करते थे, ठीक है, और जीवित व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति का अंतरण उसे जीवन हित देने के रूप में करते थे, और फिर उस जीवित व्यक्ति का जीवन हित ये निकालने के बाद जो कुछ बचता था संपत्ति में वो सारा का सारा आजाद को देते थे। तो अगर किसी व्यक्ति को आपने संपत्ति में जीवन हित दिया है तो जीवन हित कभी ना कभी तो खत्म होगा ही होगा। तो संपत्ति में जीवन हित खत्म होने के बाद जो हित बचा वो जिसके पास जाएगा, ठीक है, उस व्यक्ति को आज की तिथि पर क्या प्राप्त हुआ, जीवन संपत्ति माइनस जीवन हित, संपत्ति माइनस जीवन हित, यही प्राप्त हुआ। या उस व्यक्ति के बारे में हम क्या कहें, वो शेष का उत्तर भोगी है। कौन सा शेष,
जो जीवन हित को निकालने के बाद शेष बचता है उसका उत्तर भोगी है, ठीक है ना। तो शेष का उत्तर भोगी का अर्थ ये निकला कि अगर संपत्तियों में अंतिम रूप से हित सृष्ट करने से पहले कोई अन्य हित सृष्ट किए गए तो जो अंतिम हित उपभोग करने वाला व्यक्ति है वो शेष का उत्तर भोगी कहा जाएगा, क्योंकि उसके पास संपत्ति अंतिम रूप से पहुंचने से पूर्व संपत्ति में अन्य हित भी है, ठीक है। तो उसके पास जो कुछ है वो अन्य हित माइनस संपत्ति माइनस अन्य हित इक्वल टू जो कुछ बचा वो है उसके पास, तो शेष का उत्तर भोगी, ठीक है ना। तो और शेष का उत्तर भोग ये भी अमूर्त है, ये भी अमूर्त है। तो अगर कोई शेष का उत्तर भोगी या अमूर्त स्थावर संपत्ति इसका विक्रय यह भी प्रेत है, या 100 रुपए या उससे अधिक मूल्य की मूर्त स्थावर संपत्ति इसका विक्रय यह भी प्रेत है, तो फिर वो राष्ट्रीयकृत विलेख इसी के माध्यम से होगा, इसके अलावा ट्रांसफर नहीं हो सकता। अब एक सवाल बचता है और वो सवाल क्या है कि ठीक है कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण, विक्रय कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है, लेकिन स्वामित्व अंतरित हो गया ये किस क्षण माना जाए? जिस क्षण संविदा हुई उस क्षण माना जाए संपत्ति के अंतरण की, जिस क्षण उसे लेखबद्ध किया गया उस क्षण माना जाए, क्योंकि संविदा पहले होगी लेखबद्ध बाद में किया जाएगा और रजिस्ट्रीकरण उसके बाद होगा। संविदा कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि संविदा ये तो प्रस्ताव प्रतिग्रहण से होती है और प्रस्ताव तो ओरल ही किया जाता है, लिख के भी किया जा सकता है, लेकिन जिस समय प्रस्ताव लिखकर किया जाएगा उस समय तो वो प्रस्ताव ही होगा, जब वो प्रतिग्रहित हो जाएगा तब वचन बनेगा ना, और वचन के बाद व्यतिकारी वचन आएंगे और व्यतिकारी वचनों से ठीक है करार इसका निर्माण होगा, और फिर करार अगर विधिता प्रवर्तन नहीं होगा तो संविदा बनेगा। पोजीशन तो ये है। तो अगर प्रस्ताव लिखकर भी कर दिया गया तो भी उसके प्रस्ताव किए जाते ही वो संविदा बन गया ऐसा तो है नहीं। अभी तो प्रतिग्रहण बकाया है, अभी तो फिक्सेशन ऑफ कंसिडरेशन बकाया है, अभी तो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होना बकाया है, सारी चीजें बकाया ही हैं। तो प्रस्ताव और प्रतिग्रहण ये संविदा की पूर्ववर्ती अवस्थाएं हैं, इनके होते ही करार हो जाए ऐसी स्थिति नहीं होती, इनके होते ही करार नहीं होता। पहले संविदा फिर उसका लेखबद्ध होना और फिर उसका रजिस्ट्रीकरण होना, ये क्रम है। तो विक्रय किस क्षण कंप्लीट माना जाए? जिस क्षण संविदा हो गई, अगर उसी क्षण कंप्लीट है और पक्षकार भाग जाए तो रजिस्ट्रीकरण कराए ना तो भी विक्रय तो कंप्लीट हो चुका है, यानी संपत्ति का स्वामी अंतिरति हो चुका है, ठीक है। अगर ये मान लें कि जैसे ही संविदा हुई तत्क्षण विक्रय हो गया, अगर ये मान लें, अगर ये मान लेंगे कि तत्क्षण विक्रय हो गया तो इसका मतलब संविदा के होते ही अंतिरति में स्वत्व ये जा चुका है और अंतरक्ष स्वत्व निकल चुका है। अगर ये माने कि नहीं संविदा होने के बाद जब वो लेखबद्ध हो जाती है यानी संविदा का निष्पादन हो जाता है, यानी पक्षकार अपने अपने हस्ताक्षर उस विलेख पर बना देते हैं, तब स्वामित्व का हस्तांतरण ये होता है, तो रजिस्ट्रीकरण ये फॉर्मेलिटी बन जाता है, ठीक है, औपचारिकता बन जाता है रजिस्ट्रीकरण। या यूं कह लें कि रजिस्ट्रीकरण इस तथ्य की घोषणा बन जाता है कि अमुक पक्षकारों ने अमुक संपत्ति के स्वामित्व को अंतरित करने के संबंध में विलेख का निष्पादन ये कर लिया है, ये स्थिति आ जाती है। तो रजिस्ट्रीकरण ये होने के साथ स्वामित्व का अंतरण होता है या फिर उससे पूर्व की अवस्था में ही संपत्ति का अंतरण ये हो सकता है। तो
जब डेफिनेशन हम लोग देख रहे हैं तो कहता है कि 100 रुपए से कम मूल्य की मूर्त स्थावर संपत्ति की दशा में ऐसा अंतरण या तो रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा या संपत्ति के परिधान द्वारा किया जा सकेगा, और ऐसा अंतरण 100 रुपए से और उससे अधिक के मूल्य की मूर्त स्थावर संपत्ति की दशा में या किसी उत्तर भोग या अन्य अमूर्त वस्तु की दशा में केवल रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा किया जा सकेगा। इन चीजों को पढ़ने से यह तथ्य स्पष्ट नहीं हो रहा। ये तो स्पष्ट हो रहा है कि अमुक विलेख का रजिस्ट्रीकरण आपको कराना पड़ेगा और अमुक विलेख का रजिस्ट्रीकरण आप न भी कराएं तो भी काम चल जाएगा। ये तथ्य तो स्पष्ट हो रहा है, लेकिन ये तथ्य स्पष्ट नहीं हो रहा कि स्वामित्व का अंतरण आखिर किस क्षण पर होता है, किस मूवमेंट ऑफ टाइम पर होता है, ये स्पष्ट नहीं हो रहा। तो इसके संबंध में जो स्थिति आई है वो स्थिति ये है कि ये पक्षकारों का आशय है। पक्षकार क्या तय करते हैं? आप अक्सर कचहरी जाएंगे और जब विक्रय विलेखों को पढ़ेंगे तो लिखेंगे, उसमें लिखा होता है आज की तिथि से मैंने अपना संपत्ति में समस्त स्वत्व और हित अमुक व्यक्ति को स्थानांतरित कर दिया। आज के बाद इस पृष्ठगत संपत्ति से मेरा कोई संबंध नहीं होगा और मेरे हक से व्युत्पन्न अधिकार से दावा करने वाला कोई व्यक्ति अगर भविष्य में इस संपत्ति में किसी हक का दावा करे और यह संपत्ति अंतिरति या उसके उत्तराधिकारियों में से किसी के हाथ से निकल जाए तो अंतिरति या उसके उत्तराधिकारियों को हक होगा कि वो न्यायालय की प्रक्रिया से हमसे संपूर्ण प्रतिफल की धनराशि मैं हर्जे व खर्चे के वसूल लें। इस ढंग की भाषा लिखी रहती है। इसके मतलब पक्षकारों का आशय ये है कि संविदा के लेखबद्ध, संविदा होते ही नहीं लेकिन संविदा के लेखबद्ध होते ही स्वामित्व संक्रांत हो गया। ठीक है ना, ये पक्षकारों का आशय है। और कभी कभी यह भी लिखा जाता है कि संपत्ति के वो इस संपत्ति को अंतरित करने के लिए ये जो विलेख लिखा जा रहा है इसका रजिस्ट्रीकरण होते ही अमुक व्यक्ति इस संपत्ति का स्वामी हो जाएगा। और अगर कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है, अगर कुछ भी नहीं लिखा है अंतरण विलेख में तो स्थिति यह रहेगी कि संविदा के रजिस्टर्ड होते ही स्वामित्व संक्रांत माना जाएगा। यानी रजिस्ट्रेशन का तथ्य इस बात की, इस तथ्य की स्पष्ट घोषणा है कि संपत्ति का विक्रय पूर्ण हो चुका है। हां, पक्षकार अपने आशय से, पक्षकार अगर ऐसा चाहते हैं तो वो उस संपत्ति के, ठीक है, अंतरण के लिए जो विलेख लिखा गया है उसके रजिस्ट्रीकरण से पूर्व भी संपत्ति के स्वामित्व के अंतरण को संभव ये बना सकते हैं। वो ये ऐसा कह सकते हैं कि इस संविदा के लेखबद्ध होते ही स्वामित्व संक्रांत कर गया, ये हो सकता है। लेकिन अगर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और संपत्ति के अंतरण के लिए, संपत्ति के स्वामित्व के अंतरण के लिए कोई विलेख की रचना की है और वो विलेख रजिस्टर्ड हो गया तो फिर 100% ये मानकर चला जाएगा कि स्वामित्व संक्रांत हो गया। यानी स्वामित्व का संक्रांत होना पक्षकारों के आशय पर भी निर्भर है और साथ ही साथ विलेख के रजिस्ट्रीकरण होने के साथ साथ ये पूर्ण हो ही जाएगा, ऐसी स्थिति निकलकर आ रही है। और ये सारे सिद्धांत आपको इसलिए समझ लेना चाहिए क्योंकि जब एक्चुअल विवाद आपके सामने आएंगे, एक्चुअल विवाद, मानो बड़ा पक्षकारों ने संपत्ति के अंतरण के लिए विलेख लिख लिया, भाग गए, अब करा ही नहीं रहे रजिस्ट्रीकरण, ठीक है, रजिस्ट्रीकरण करा ही नहीं रहे। संपत्ति किसकी मानी जाए? संपत्ति किसकी मानी जाए? अंतरक की या अंतिरति की? क्योंकि संपत्ति से तो लाभ पैदा हो रहे होंगे, संपत्ति ऐसी हो ही नहीं सकती जो लाभ न दे रही हो। रजिस्ट्रीकरण अभी हुआ ही नहीं और वो भाग गए, दोनों भाग गए, मिली देर भाई एक भाग गया है। अब दूसरा कहता है कि स्वामित्व का अंतरण हुआ ही नहीं, संपत्ति से उत्पन्न होने वाले लाभ हमें मिलने चाहिए। अब वो कहता है रजिस्ट्रीकरण तो हुआ ही नहीं, ठीक है, संपत्ति से उत्पन्न होने वाले लाभ हमें मिलने चाहिए। अब विलेख का रजिस्ट्रीकरण चलो यह सारे के अंतर्गत हो जाएगा, ठीक है, यह सारे मुकदमा लाके कराया जा सकता है। रजिस्ट्रीकरण चलो करा लिया आपने, लेकिन ये लाभों का किस्सा ये कैसे सॉल्व होगा? तब तो यही देखना पड़ेगा कि आखिर स्वामित्व किस क्षण संक्रांत हुआ, तब तो यही देखना पड़ेगा। फिर इस बात का न्याय निर्णय करना पड़ेगा ना आपको कि
कि स्वामित्व किस क्षण संक्रांत हुआ, क्योंकि मसला तो लाखों करोड़ों रुपए का भी हो सकता है। ठीक है, तब देखा जाए कि विलेख ये क्या कह रहा है। विलेख अगर स्वामित्व का संक्रांत होना विलेख के तैयार होने के साथ ये बता रहा है तो ठीक है, अंत्यरति लाभ होगा स्वामी। राष्ट्रीयकरण कभी भी होता रहे, कभी भी हो। और अगर स्थिति यह है कि विलेख में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब राष्ट्रीयकरण जिस दिन होगा उस दिन से संपत्ति का स्वामित्व अंतरित माना जाएगा, तब तो अंतरक यह हकदार है। आप विलेख तैयार कराए स्वामित्व के अंतरण के लिए और भाग गए, आपने रजिस्ट्रीकरण नहीं कराया, आपने नहीं कराया, मीनिंग देर भाई एक पक्ष भाग गया। आप जानते हैं ये सारे में आज्ञापक भी आदेश ये जारी किए जा सकते हैं पक्षकारों के अधिकारों की रक्षा के लिए। आज्ञापक भी आदेश ये सारे में जारी हो जाएगा कि आइए और रजिस्ट्रीकरण कराइए, आके रजिस्ट्रीकरण करा लेंगे। लेकिन सवाल तो करोड़ों रुपए का है। ये बीच में जिस दिन विलेख लेखबद्ध हुआ था और जिस दिन ये रजिस्ट्रीकरण हो रहा है, इसके बीच में तो गए थे और संपत्ति से तो लाभ प्रतिदिन उद्भूत हो रहे थे। ये लाभ किसको जाएंगे, इसके लिए हमें तय करना पड़ेगा कि स्वामित्व किस क्षण संक्रांत हुआ है, ये तय करना पड़ेगा। नहीं तय होगा कुछ नहीं बनेगा, ठीक है ना। इसलिए इस प्रश्न का जवाब इंपॉर्टेंट होता है और इसके संबंध में सिद्धांत ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जब आपके सामने आएगी तो उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का समाधान आपको एज ए जज, एज ए वकील ये करना पड़ेगा। और अगर आप लॉ टीचर बनना चाहते तो भी आपको स्टूडेंट को कम से कम समझाना तो पड़ेगा ही। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो भविष्य में या तो लॉ टीचर बनेंगे या जज बनेंगे या वकील बनेंगे, तो आपको कम से कम ये चीजें क्लियर तो होनी ही चाहिए। अगर आपको ये चीजें क्लियर ही नहीं है तो फिर अगर आप वही कहें कि जज बन भी गए तो बहुत खराब जज बनेंगे, अगर वकील बन भी गए तो बहुत खराब वकील बनेंगे, टीचर बन भी गए तो इतने खराब टीचर बनेंगे कि आप कमरे में इंटर होंगे और बच्चे बाहर होंगे, क्योंकि आप बेर ही पढ़ पढ़ के सुना रहे होंगे, उससे कोई लाभ होना नहीं। ठीक है, तो इसलिए सिद्धांतों को जरूर समझना चाहिए। अब एक चीज बचती है, विक्रय संविदा, क्योंकि विक्रय की संविदा इसकी बात हुई है अभी तक और विक्रय संविदा ये अलग है। विक्रय संविदा का मतलब क्या हुआ, विक्रय के लिए संविदा, यानी ऐसी संविदा जिसके आधार पर भविष्य में विक्रय होना है। और आपसे संविदा अधिनियम पढ़ाते समय भी हमने चर्चा की थी, लगातार चर्चा करते रहते हैं कि विक्रय संविदा कैसी संविदा है, निष्पाद्य संविदा है, एग्जीक्यूटेबल कॉन्ट्रैक्ट है, ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटेबल कॉन्ट्रैक्ट इसके बीच जो फर्क बताया था आपको, वो फर्क ये था कि एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, पक्षकार अधिकार और दायित्व ये अर्जित करते हैं। विक्रय की संविदा पक्षकार, ठीक है, अगर विक्रय की संविदा कर रहे हैं तो उन्हें अधिकार और दायित्व मिलेंगे, और अगर वो विक्रय संविदा या विक्रय के लिए संविदा कर रहे हैं तो जो कुछ निर्मित होगा वो बाध्यता, ऑब्लिगेशन ये निर्मित होगा। क्यों, क्योंकि विक्रय संविदा या विक्रय के लिए संविदा ये एग्जीक्यूटेबल कॉन्ट्रैक्ट है और विक्रय की संविदा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ये क्या है, ये आपकी एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर विक्रय की संविदा हुई है, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है तो पक्षकार क्रेता और विक्रेता इसके अधिकार और कर्तव्यों को हासिल करेंगे, और वे अधिकार और कर्तव्य कहां वर्णित है, सेक्शन 55। और अगर विक्रय के लिए संविदा हुई है यानी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल हुआ है तो पक्षकार जो कुछ अर्जित करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ बाध्यता होगी, कोई अधिकार कोई कर्तव्य जो सेक्शन 55 में वर्णित है वो पक्षकार अर्जित नहीं करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल इसके बीच जो अंतर है वो अंतर एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटेबल कॉन्ट्रैक्ट का है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ये एग्जीक्यूटेबल कॉन्ट्रैक्ट है, एग्जीक्यूटेबल मीनिंग देयर बाय इस संविदा में क्या लिखा होता है कि भविष्य में
इस संविदा के निबंधनों पर विक्रय किया जाएगा। इस संविदा के माध्यम से विक्रय होता नहीं है। सामान्य जनता में, सामान्य भाषा में इसको क्या बोलते हैं? इकरारनामा। इकरारनामा, इस नाम से सामान्य जनता इसको जानती है। इकरारनामा मीनिंग देर बाय पक्षकारों में इकरार यानी सहमति बनी है। इकरार अरबी का या उर्दू का शब्द होगा, ठीक है। इसके माध्यम इकरारनामा मीनिंग देर बाय पक्षकारों में सहमति बनी कि भविष्य में इस इकरारनामे के तय निबंधनों पर, अर्थात इस विक्रय संविदा या विक्रय के लिए संविदा, इसके द्वारा तय निबंधनों पर भविष्य में पक्षकार अमुक प्रतिफल के बदले अमुक संपत्ति का हस्तांतरण ये करेंगे। तो भविष्य में करेंगे। दोनों पक्षकार एक बाध्यता के अंतर्गत आए और ये बाध्यता संपत्ति के स्वामित्व से उपाबद्ध हो जाएगी। अब ये संपत्ति चाहे जिसके पास चली जाए, संपत्ति के स्वामित्व से उपाबद्ध हो जाएगी। ये हम क्यों करें? क्योंकि सेक्शन 40 सबसेक्शन 2 हम लोग पढ़कर आए हैं। धारा 40 सबसेक्शन 2 पढ़कर आए हैं। उसमें उन्होंने कहा था कि इस प्रकार की संविदा जो होती है संपत्ति के स्वामित्व से उपाबद्ध हो जाती है, और संपत्ति के स्वामित्व से अगर कोई संविदा उपाबद्ध हो जाएगी तो उसका जो परिणाम आएगा वो परिणाम ये होगा कि संपत्ति जिसके पास पहुंच जाएगी उसी के विरुद्ध वह संविदा जो संपत्ति के स्वामित्व से उपाबद्ध है वह प्रवर्तित कराई जाएगी। ये उसका विधिक परिणाम ये सामने आता है। अब क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल संपत्ति के स्वामित्व से उपाबद्ध हो जाएगा, ठीक है, और ये सिर्फ बाध्यता निर्मित करेगा, अधिकार या कर्तव्य निर्मित नहीं करेगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि इस विक्रय के लिए जो संविदा की गई है, ये जो विक्रय संविदा है, इसमें जो अंतिरथी के रूप में दर्शित व्यक्ति होगा ये संपत्ति में किसी हक को हासिल तो नहीं करेगा, क्योंकि ये एग्जीक्यूटेड है ही नहीं, ये तो एग्जीक्यूटेबल है। तो जो प्रस्थापित अंतिरथी है, प्रस्थापित ही कहना ठीक होगा क्योंकि अंतिरथी तो कह ही नहीं सकता, क्योंकि ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं जो इसे अंतिरथी कहे। ये जो प्रस्थापित अंतिरथी है ये संपत्ति में कोई हक अर्जित नहीं करेगा, लेकिन एक बाध्यता ये निर्मित जरूर कर देगा। अब बाध्यता क्या होगी कि इस संविदा में जो प्रस्थापित अंतरक है, जिसने अंतरण को प्रस्थापित किया, ऐसा प्रस्थापित अंतरक संविदा में तय निबंधनों पर भविष्य में इस अंतिरथी के पक्ष में संपत्ति का स्वामित्व ये अंतरित करे। लेकिन चूंकि हक अभी भी अंतरक का ही संपत्ति में बना हुआ है, हक तो मिला नहीं अंतिरथी को, केवल एक बाध्यता निर्मित हुई है। इसलिए ये अंतरक अगर क्या करेगा, संपत्ति का ट्रांसफर किसी और को करना चाहे तो कर दे, लेकिन ये बाध्यता संपत्ति के स्वामित्व से चूंकि उपाबद्ध है, तो अगर अंतिरथी वो अंतिरथी जो इस विक्रय के लिए संविदा में प्रस्थापित अंतिरथी के रूप में वर्णित है, ये अंतिरथी चाहेगा तो उस अंतिरथी के विरुद्ध भी, जिसे इस प्रस्थापित अंतरक ने संपत्ति ट्रांसफर कर दी है, उसके विरुद्ध भी, ठीक है, इस संविदा का प्रवर्तन ये करा लेगा। ये पूरी पोजीशन निकल कर आ रही है। तो विक्रय संविदा ये क्या चीज है? ये विक्रय के लिए संविदा है और ये भविष्य में विक्रय को प्राधिकृत करती है। पढ़ने कहता है स्थावर संपत्ति की विक्रय संविदा वह संविदा है कि स्थावर संपत्ति का विक्रय पक्षकारों के बीच तय हुए निबंधनों पर होगा। वह स्वतः ऐसी संपत्ति में कोई हित या उस पर कोई भी भार सृष्ट नहीं करती। विक्रय संविदा को परिभाषित रूप में कर दिया और बात एकदम क्लियर कर दी। अगर वो ये ना लिखता तो भी स्थिति यही रहती कि कोई भार ये सृष्ट नहीं करती, कोई अधिकार ये सृष्ट नहीं करती। वो ना लिखे तो भी यही स्थिति रहेगी, क्योंकि ये एग्जीक्यूटेड है, वो सॉरी ये एग्जीक्यूटेबल है, ये एग्जीक्यूटेड नहीं है, तब भी यही स्थिति रहेगी। लेकिन उसने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि विक्रय संविदा है क्या। विक्रय संविदा ये है कि पक्षकार जब परस्पर ये संविदा करते हैं कि भविष्य में तय हुए निबंधनों पर संविदा संपत्ति के अंतरण की जाएगी विक्रय की, तो ये विक्रय संविदा है। और ऐसी संविदा स्वयं इस संपत्ति पर ना तो कोई भार सृष्ट करती है और ना कोई हक या हित या अधिकार, ये कुछ भी सृष्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये एग्जीक्यूटेबल है, ये सिर्फ और सिर्फ बाध्यता सृष्ट कर सकती है। ये कभी भी हक या अधिकार
ये सृष्टि कर ही नहीं सकती। तो ये सेल है संपत्ति अंतरण अधिनियम में विक्रय, सेक्शन 52। शेष बात कल करेंगे हम लोग।